तो दर्शकों, जल्दी ही हम 2025 के नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि आने वाला समय या आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, हम सबके लिए कैसा रहेगा। पर्टिकुलरली हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी देखना चाहेंगे कि ये वर्ष हमारे लिए क्या-क्या लेकर आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वैसे भी 2025 में 4 मुख्य ग्रह अपने राशि परिवर्तन करेंगे और ये मुख्य ग्रह इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है लंबी दूरी के ग्रह हैं, ये एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलता है। बाकी अन्य ग्रह जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, उसका प्रभाव जल्दी आपको देखने को मिलता है और जल्दी आप उस प्रभाव से मुक्त भी हो जाते हैं। परंतु ये जो 4 ग्रह हैं, ये इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है और इसका प्रभाव आपको काफ़ी समय तक आपको या तो झेलना पड़ता है या उसका कुछ फ़ायदा उठाना पड़ता है, तो इसका प्रभाव भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। वार्षिक राशिफल आदेश की श्रृंखला की शुरुआत तो हमने कर दी है और हमने अब तक आपको 4 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग-अलग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष, आने वाला वर्ष कैसे रहने वाला है, ये आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा, किस प्रकार के उतार-चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है। राशि के अनुसार, आप लगन के अनुसार देख सकते हैं और नक्षत्र जो ग्रह परिवर्तन करेंगे या राशि परिवर्तन करेंगे, उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देंगे। इसी प्रकार से समझेंगे आपके शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष। आपको अपनी शिक्षा में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है और पहले से सावधान रहेंगे तो आप बहुत सी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए 2025 का वर्ष कैसे रहने वाला है, किस प्रकार की गतिविधियां आप अपने कार्य क्षेत्र में देख सकते हैं कि उन नई नौकरी के चांसेस बनेंगे, कुछ ग्रोथ के चांसेस बनेंगे, ये हम समझेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसे रहने वाला है 2025 का वर्ष। फाइनेंशियल सेक्टर में किस प्रकार की गति आपको देखने को मिल सकती है, स्वयं आपके बिजनेस में किस प्रकार की गति देखने को मिल सकती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, पूरी विस्तार से हम समझेंगे कि क्या आपके संबंध में प्रांगणता या गहराई या सौहार्द बना रहेगा या कुछ आप लोगों के बीच में डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार हम समझेंगे। साथ ही क्या विवाह की चर्चा सफल रहेगी, उसे भी समझेंगे। अब जो पहले से विवाहित दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, आप लोगों के बीच में किस प्रकार की एनर्जी देखने को मिल सकती है, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा या संतान से किस प्रकार के आपको व्यवहार की अपेक्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो के मध्य में भी हम आपको कुछ उपायों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि हम इस वीडियो को 2 भाग में विभाजित करके चल रहे हैं, 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें मई से पहले का भाग और मई के बाद का भाग। क्योंकि जरूरी इसलिए भी ये समझना क्योंकि मई और 2 जो मुख्य ग्रह हैं, जैसे हमने बताया 3 मुख्य ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे, इसके अलावा मार्च में ही जो शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो इस प्रकार है। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो सिंह राशि के जातक अपनी लगन अनुसार या राशि अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश सूर्य आपके पंचम भाव में धनु राशि में बुध के साथ गोचर करते नजर आएंगे, शनि शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर करते नजर आएंगे और राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर ही रहे हैं मीन राशि में लंबे समय से, और केतु के अपोजिट भाव यानी द्वितीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, ये भी लंबे समय से। अब बृहस्पति भी आपके दशम भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे बृहस्पति नीच अवस्था में है। मंगल की स्थिति अगर समझे तो द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, ये भी थोड़ा लंबा समय इन्होंने ले रखा है इस बारी, तो यहाँ पे मंगल जो है नीच अवस्था में है। अब कुछ धीरे धीरे परिवर्तन देखेंगे, जो मुख्य परिवर्तन आप देखेंगे वो इस प्रकार है। 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होंगे, यानी आप लगा लीजिए 4-5 महीने का लगभग अंतराल का ही समय बृहस्पति ले रहे हैं पूरा वक्री अवस्था में, और ऐसे स्थिति में निश्चित तौर से परिणाम आपको वैसे ही देखने को मिलता है। अब 4 फरवरी को वक्रत से बाहर आएंगे, बृहस्पति मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे। इसके अलावा जो मुख्य राशि परिवर्तन होंगे वो 29 मार्च को होगा, जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। 2.5 साल के लगभग अंतराल में शनि महाराज जी राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे राहु पहले से आपकी गोचर कर, तो इनके साथ इनकी युति रहेगी। अब इनकी युति रहेगी कुछ समय तक रहेगी, क्योंकि 14 मई को बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 18 मई को राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि राहु आपके अष्टम भाव से निकल के सप्तम भाव में आ जाएंगे, केतु आपके द्वितीय भाव से निकल के लगन में प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। तो ये बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अगले साल 2025 में। तो 29 मार्च से
से लेकर 18 मई का जो समय रहेगा, थोड़ा सावधान रहने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि और राहु की युति रहेगी। शनि राहु के साथ मिलकर श्रापित योग का निर्माण करते हैं, तो ये अष्टम भाव में, तो भाव भी अच्छा नहीं है, तो बहुत ही आपको इस समय सावधान रहना है। उसके अलावा जल्दी ही जो है राहु अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु आपके लगन में आ जाएंगे कि आपके केंद्र भाव में राहु केतु का जो है वर्चस्व रहेगा। और इसके अलावा अगर हम नक्षत्र को समझे तो देखिए, बृहस्पति जो है अभी मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद ये आद्रा नक्षत्र में जून में प्रवेश करेंगे, उसके बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे अक्टूबर के महीने में। तो ये लगभग आप समझ सकते हैं कि आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में 2025 के वर्ष में रहेंगे। शनि भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से शुरुआत करेंगे और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, यानी पहले बृहस्पति के नक्षत्र में, फिर पीछे जाके फिर अपने नक्षत्र में माफ कीजिए आगे जाके अपने नक्षत्र में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु जो है इनकी जो शुरुआत होगी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से होगी, और जो इसके बाद जो है इनका जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो अपने नक्षत्र में होगा, यानी 25 नवंबर के पास ये शतभिषा नक्षत्र में, यानी स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे राहु। और इसी प्रकार उसी समय जो है केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे, और ये जो 25 नवंबर को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये पूरे साल ये जो मुख्य ग्रह हैं इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब इसी नक्षत्र में बृहस्पति और शनि भी बीच बीच में वक्री अवस्था में आएंगे, और साथ में बृहस्पति अतिचारी भी होंगे। अतिचारी यानी कि स्पीड काफी बढ़ेगी, तो परिणाम भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी गतिविधियों को, हमारी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कर्म होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं। तो दर्शकों, अगर हम शुरुआत करें आपके स्वास्थ्य से, तो किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। छठे घर के स्वामी शनि आपके सप्तम भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, इनकी दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है, तो कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिल रही है। कुछ आपको कह सकते हैं कि समस्या लंबे भी देखी जा सकती है, जहाँ पे आपको काफी सुधार भी देखने को मिला है, तो काफी उतार भी चढ़ाव भी देखने को मिला है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। कुछ ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वात की समस्या अधिक देखी जा सकती है, शनि वात की समस्या अधिक देता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट की प्रॉब्लम होती है, पैरों की दिक्कत होती है, पैरों में प्रॉब्लम होती है, दर्द की समस्या होती है, तो ये कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, छठे भाव में पड़ रही है, और आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को थोड़ा सा और विकट कर रहे हैं, थोड़ा सा सिवियर कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको गंभीर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है। कुछ आपको माइग्रेन की समस्या देखी जा सकती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा बीपी की समस्या यदि है तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो हालांकि मंगल की दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है, पर राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उकसावे में है, अधिक है, क्रोध में अधिक है, आप रिएक्शन देने में, प्रतिक्रिया देने में अधिक है, थोड़ा अधीरतापन भी, इंपेशेंसी भी आपके भीतर देखी जा सकती है। ईगो की समस्या भी काफी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से भी आप किसी लड़ाई झगड़े वाद विवाद में पड़ सकते हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। अब क्योंकि सूर्य बुध जो है इनकी जो शुरुआत हो रही है आपके पंचम भाव में हो रही है, उसके बाद 14-15 जनवरी को सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो भी ये मंगल के से अधिष्ट होंगे, तो फिर भी थोड़ा सा आपको परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, कुछ उतार चढ़ाव आपको टेम्परेरी अस्थायी तौर से देखने को मिल सकता है। मुख्य तौर से अगर हम समझे तो मई के पहले की अगर ये बात करें तो 29 मार्च को जैसे ही शनि की युति बनती है राहु के साथ अष्टम भाव में, इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में रहेगी, आपके जो है द्वितीय भाव में रहेगी, तो आपके जो द्वितीय भाव में जो आपका खान पान से रिलेटेड है, आपके जो भी आप एक्सपेरिमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा। सात्विक भोजन ले, संगति को अच्छा रखे, संगति की वजह से भी आप किसी गलत व्यसन में, एडिक्शन में पड़ सकते हैं, और इसकी वजह से भी आप कुछ कह सकते हैं कि मानसिक स्तर पर भी कह सकते हैं, कुछ आपको कह सकते हैं कि शारीरिक स्तर पर भी आपको कुछ न कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ आपके स्टेटस को भी ये कुछ काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, जो नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह से आपकी छवि लोगों के बीच में कुछ गलत जा सकती है, तो ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है। तो संगति, अपने एसोसिएशन को अच्छी रखें, व्यसन से दूर रहें, और इस प्रकार आप अगर सात्विक भोजन लेते हैं, आप योगा व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन और जरूर करें, मेडिटेशन ध्यान आप करेंगे तो निश्चित तौर से आप ये समझ लीजिए कि ना सिर्फ आप अपने मानसिक स्तर पर आप स्वस्थ रहेंगे, बल्कि आप अपने शारीरिक स्तर पर भी काफी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जब आप मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो उसका प्रभाव आपको शारीरिक तौर से देखने को मिलता है। अब ये कहीं ना कहीं ये युति आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, जो कि समय काफी कम है, 2 महीने का मंथ है, पीरियड रहेगा 29 मार्च से लेके 18 मई तक का।
इसके अलावा 14 मई को जैसे ही बृहस्पति आपके एकादश भाव में आएंगे, आपके लाभ के स्थान पे आएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी एक पोजीशन हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहकर बृहस्पति अगर तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपके सप्तम भाव में भी डालेंगे, तो आप पहले से काफ़ी बेहतर देखें। हालांकि दशम भाव में भी रहकर ये काफ़ी आपको अच्छा फल दे रहे हैं, पर क्योंकि यहाँ पे जो शत्रु राशि है, शत्रु राशि का भी असर आपको देखने को मिलता है, तो हृदय के मरीज थोड़ा सा आप राहत महसूस करेंगे, क्योंकि अभी तक आप इनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। कुछ आप चेस्ट में भारीपन, कंजेशन की समस्या, या कुछ लंग्स कंडीशन की समस्या, या कुछ आप कह सकते हैं निमोनिया टाइप की कुछ समस्या, इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही है। कफ की समस्या अधिक देखी जा सकती है, तो ये आपको राहत देखने को मिल सकती है 14 मई के बाद। अब 18 मई के बाद राहु भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके लगन में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जब केतु आपके लगन में आ जाते हैं और आपकी राहु आपके सप्तम भाव में जाते हैं, एक प्रकार की रस्साकशी आपके जीवन में शुरुआत हो जाती है। मानसिक स्तर पर आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या दुविधा का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, किसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की वजह से भी आपको असुविधा होने लगती है, जिसकी वजह से आप लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। और ये एक वजह हो सकती है कि केतु आपको हर लोगों से अलग कर देता है, उचाट कर देता है, और कहीं ना कहीं एक तीव्र इच्छा आपके मन में होती है, उसके बाद सीधा ही आप डाउन में आ जाते हैं। तो केतु आपकी भावनाओं को, इच्छाओं को बहुत तीव्रतापन भी देता है, और जिसकी वजह से भी कुछ भटकाव भी होता है, और कहीं ना कहीं इस भटकाव की वजह से जो पछतावा होता है, या जो भी आपको नुकसान या समस्या देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी आप उस इमोशन से, उस व्यसन से, या कुछ प्रकार की जो भी आपकी डिजायर्स, इच्छा है, उससे आप दूरी बनाकर चलते हैं। तो केतु का जो प्रभाव बहुत शीघ्र होता है, राहु का प्रभाव बहुत धीरे होता है। जैसे हम कहते हैं कुंजवत केतु शनिवत राहु, तो यानी केतु और मंगल का प्रभाव एक समान होता है, ये बहुत जल्दी और क्विक रिएक्शन देते हैं, जबकि राहु और शनि 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 धीरे धीरे आपको अपना प्रभाव आपके ऊपर दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो राहु केतु का उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, केतु के लिए आप स्ट्रीट डॉग्स यानी जो गली के कुत्ते, उनको भोजन खिला सकते हैं, और शुद्ध भोजन वो खिलाएं जो उनके लिए हानिकारक ना हो। देखिए, आप अपने ग्रह उतारने के लिए आप दूसरों को अगर सुरक्षा वाला देंगे या कुछ अस्वस्थ वाला भोजन देंगे, तो उसका कुप्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा राहु के लिए आप चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं, और अब केतु का एक और उपाय है, जो आप मछलियों को आप दाना जो आटे की गोली खिला सकते हैं। गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। तो अब बाकी हम उपाय और भी आपको चर्चा करेंगे वीडियो के अंतर। इसके अलावा अगर आप इनकी दशा से भी गुजर रहे हैं, अंतर दशा से भी गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अब हम समझेंगे कि आपकी शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर हम बात करें, शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रहने वाली। लग्नेश आपके पंचम भाव में है, एक क्लैरिटी है, आपकी स्टेटस में वृद्धि है, आत्मविश्वास में वृद्धि है, परिणाम में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकादश के स्वामी जो है आपके लग्नेश के साथ युति बना के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है, काफ़ी अच्छी प्रगति आप अपने शिक्षा और करियर में देख सकते हैं। एक बेहतर चुनाव, एक विकल्प आप देख सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी, पर ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास को आप बना के रखें, क्योंकि जो सूर्य है मध्य जनवरी से लेकर मध्य फरवरी तक आपके छठे भाव में रहेंगे। उसके बाद आपके जो मध्य फरवरी से लेकर मार्च तक आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे राहु के साथ जो है इनकी युति तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो 18 मई को जो राहु आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप शनि के साथ इनके जो है प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। शनि जो है 29 मार्च तक तो कम से कम यहीं रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा आपको चुनाव करने में या आलस्य में आप पड़ सकते हैं, या कुछ विकल्प में आपको तो दुविधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है, पर उसके लिए हार्ड वर्क जरूरी है, फोकस बनाना जरूरी है। कहीं ना कहीं इसकी कमी की वजह से भी आप परिणाम से पिछड़ सकते हैं। शनि कहीं पे भी हो, आप उनका परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत और संघर्ष आपको जरूर करना है, तो ईमानदारी से अपनी मेहनत को जारी रखिए। कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा आपके लिए शुरुआत ढीली रह सकती है, गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जल्दी आप इससे बाहर भी निकलेंगे। मंगल जैसे आपके लगन में प्रवेश करेंगे, तो देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मंगल मित्र राशि में गोचर करेंगे, और इसके अलावा अगर हम कह सकते हैं, तो जनवरी फरवरी से लेकर और खासकर मार्च तक का जो है समय, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने को मिल सकता है, एक अच्छी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, ऑफर आपको मिल सकता है। और अगर आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इंटर्नशिप की भी आपको अच्छे सुनहरे अवसर मिल सकते हैं, जहां पे आप अपनी करियर की बेहतर शुरुआत देख सकते हैं, या वैसे ही कुछ नौकरी का ऑफर मिला तो उसमें भी आप अच्छी शुरुआत देख सकते हैं। मई के बाद की यदि हम चर्चा करें, तो देखिए छोटा सा अंतराल, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो है 29 मार्च से लेकर 18 मई तक बनेगा आपके अष्टम भाव में। यहाँ पे जो है शनि राहु के साथ युति बनाएंगे, इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, तो ये आपके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी।
रहेगी। ये एक समय रहेगा जो आप एक निर्णय भी ले सकते हैं अपने करियर को बदलने का, छोड़ने का, जॉब को छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं या अपने करियर को काफ़ी बदलाव दे सकते हैं। किसी अन्य फील्ड में, किसी अन्य क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे या जा सकते हैं, जाना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं रुकावट, अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। ये एक आपका 18 मई तक चलेगा, उसके बाद फिर धीरे-धीरे इसमें गिरावट आनी शुरू होगी। तो थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपने ये समय पार कर लिया तो आप एक लंबा करियर अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक स्टेबल करियर अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाके निश्चित तौर से आपको लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति आपको निरंतर ग्रोथ देंगे। तो थोड़ा सा समय आपको शुरुआत में देखने को मिल सकता है, कुछ इसमें झटके भी आपको लग सकते हैं, तो सावधान होकर रहें, धैर्य से चलें। मंगल आपके लगन में प्रवेश करते ही थोड़ा सा आप अधीर हो सकते हैं, आप क्रोध में हो सकते हैं और बहुत जल्दी आप प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, तो थोड़ा इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो मई से लेकर अगर हम बात करें आपकी साल के अंत की हम बात करें तो ये थोड़ा समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। शुरुआत थोड़े से झटके से हो सकती है पर बाद का समय अनुकूल रहने वाला है। पर फिर वही बात है कि केतु और जो राहु आपके लगन में और सप्तम भाव में गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं बृहस्पति के प्रभाव में भी रहेंगे और बृहस्पति इनके प्रभाव में रहेंगे क्योंकि गुरु चंडाल योग का योग बनेगा। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको रुकावट, अवरोध देखने को मिल सकता है। फाइनेंस में एक प्रकार की स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, तो उसमें भी कुछ अड़चन आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको राहु केतु का उपाय करना, साथ ही बृहस्पति का भी आपको उपाय करना नितांत आवश्यक है। पूरे वर्ष आपको ये गुरु चंडाल योग का देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अब हम बात करें कार्य क्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी जो है आपके सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करे, सप्तमेश भी है। दशम भाव में आपके बृहस्पति गोचर करे वक्री अवस्था में। 4 फरवरी के बाद, यानी 4 फरवरी के बाद का जो समय है वो आपके करियर के लिए कुछ बेहतर रहने वाला है। अब तक जो भी आपको प्रॉब्लम है, समस्या है या कुछ भी अटकाव है या विरोध आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद आपको थोड़ा राहत देखने को मिलेगी। फिर वही बात है 29 मार्च से लेकर 18 मई फिर आपको सावधान रहना है, क्योंकि जहाँ पे शनि जो है आपके राहु के साथ युति बनाएंगे, शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव से कोई भी ग्रह दशम भाव से संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं रुकावट, अवरोध जरूर देखने को मिलता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका लंबा ब्रेक भी देखा जा सकता है अपने करियर को लेकर। आप एक बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं अपनी जॉब को छोड़ने का या बदलने का। तो फिलहाल अगर आप बदलना भी चाह रहे हैं तो भी आपको कुछ बेहतर ऑफर या विकल्प नहीं मिल पाएगा। यदि विकल्प मिल भी गया है तो भी उसमें बात बनते बनते समय लग सकता है, तो उसमें आप विलंब देख सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कुछ डिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 29 मार्च से लेकर 18 मई तक। 18 मई के बाद जैसे ही राशि परिवर्तन होगा उसके बाद धीरे धीरे इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा। नई जॉब के लिए प्रयास करें तो शुरुआत आपके लिए बेहतर रहेगी। 29 मार्च से पहले का समय बेहतर है, उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। मई के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। पर कहीं ना कहीं आपके भीतर संतुष्टि की कमी जरूर देखने को मिल सकती है। केतु का प्रभाव आपके लगन में, उसके ऊपर राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा एक बर्डन लेके चल सकते हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ सकती है और इसकी वजह से भी परिणाम आपके लिए अपेक्षा अनुसार ना मिलने पर कुछ आपके भीतर झुंझलाहट, अपसेटनेस या कुछ तनाव देखा जा सकता है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप जितनी मेहनत करें उसको एक्सेप्ट करें। अपने जो भी आपके पास जो वर्तमान में सिचुएशन है, परिस्थिति, उसमें आप संतुष्ट रहने का प्रयास करें, तो ही आप मानसिक तनाव से मुक्त होकर रहेंगे, अन्यथा ये आपको परेशान करता रहेगा। इसके अलावा अगर आप प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए प्रयास करें तो जैसे मैंने बताया 14 मई से लेके बाद का जो समय है, लगभग 18 मई के बाद का जो समय, मध्य मई के बाद की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके जो है गेन के क्षेत्र में, यानी आपके लाभ के क्षेत्र में बृहस्पति रहेंगे, हालांकि राहु के प्रभाव में भी रहेंगे, पर आपका काम बनेगा, थोड़ा रुक रुक के बनेगा। यदि आप बृहस्पति को बल देंगे तो आपका काम शीघ्र बनेगा, पर क्योंकि यहाँ पे जो गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा तो उसकी वजह से रुकावट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है, काफी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो लाभ की स्थिति बनेगी, जैसे थोड़ा आपको लाभ मिला फिर कुछ बातें आगे के लिए टल गई, वैसा लाभ नहीं मिला जैसा आपने अपेक्षा की थी, कुछ कम में ही आपको संतोष करना पड़ रहा है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर शुरुआत में अगर आप प्रमोशन ग्रोथ की बात करें, यानी मार्च से पहले की अगर हम बात करें तो लगभग आप जनवरी से मार्च की अगर समय लें तो वो आपकी ग्रोथ और प्रमोशन के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ऐसे में अगर आपको मिल गया तो अच्छा है, वरना आगे अगर आपकी बात आगे के लिए टल गई तो फिर वो टलती ही जाएगी। कुछ मिलेगा, कुछ संतोष करना पड़ेगा या कुछ आपको इंतजार करना पड़ सकता है, यही आपके सामने जो है विकल्प रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि स्थान से बाहर कुछ नई जॉब के अवसर आपको शुरुआत में ही देखने को मिल सकते हैं, कुछ स्थान परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। यात्राएं थोड़ी
सी आपके लिए तो थोड़ी कष्टकारी भी कह सकते हैं हो सकती हैं, कुछ आपको इसमें परिणाम तो देखने को नहीं मिल पाएगा शुरुआत में, थोड़ा सा हम देख सकते हैं। लेकिन जो लंबी दूरी की यात्रा की मैं अगर बात करूं तो उसके बाद जो अगर आपकी यात्रा रहेगी तो वो थोड़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, फलदायिनी रहेंगी और आपको अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अपने जो भी काम से लेकर संबंधित आप कुछ यात्रा में जा रहे हैं तो उसमें आपको ये फल देखने को मिलेगा। तो जो सावधानी आपको बरतनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको मई के बाद का जो समय है थोड़ा सा अलर्ट रहना है। राहु केतु के प्रभाव में आके कुछ गलती भी आप कर सकते हैं, किसी की बातों में आप आ सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके तृतीय भाव में भी पड़ेगी। तो इसकी वजह से भी आप किसी कलीग के सहकर्मी के प्रभाव में आके कुछ गलत सोच सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो आपके विरुद्ध जा सकती है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अब व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? सप्तम भाव में सप्तमेश गोचर करें, आपके लिए काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है। हालांकि पीछे में शनि जो वक्रीय अवस्था में था, वक्रीय अवस्था से बाहर है, तो धीरे धीरे आपको गति देखने को मिलेगी। अब शुक्र के साथ इनकी शुरुआत होने जा रही है नए वर्ष की, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी में आपको सुधार देखने को मिलेगा। आइडियाज प्लानिंग्स में आप वर्क कर रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट कार्यान्वित करेंगे, उसमें भी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके स्टेटस में वृद्धि देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंट लेवल आपका एक अच्छा खासा बना हुआ है। उसके बाद अगर हम कहते समझे तो आपको लाभ और गेन अच्छा देखने को मिल सकता है। शुरुआत में फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देखी जा सकती है। शेयर मार्केट में थोड़ा सा निराशा आपको जरूर देखने को मिल सकती है। कुछ लाभ की स्थिति बनेगी पर कुछ कह सकते हैं कि कुछ गिरावट के बाद देखी जा सकती है, तो एक बैलेंस की स्थिति देखी जा सकती है। शेयर मार्केट के अलावा अगर रियल एस्टेट में, अगर प्रॉपर्टी के बिजनेस में, व्हीकल के बिजनेस में, घरेलू उद्योग की हम बात करें तो उसमें थोड़ा शुरुआत आपके लिए काफी निराशाजनक देखने को मिल सकती है। हालांकि धीरे धीरे इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो जनवरी मध्य से लेकर मार्च, अगर हम बात करें मार्च से पहले का मध्य मार्च तक, तो थोड़ा स्थिति आपके लिए संभलती नजर आएगी। पर क्योंकि जैसे ही आपके जो शनि आपके अष्टम भाव में आएंगे, थोड़ा सा आपको धैर्य धारा करना है, थोड़ा रुक के चलना है और ग्राउंड में रहकर काम करना है, ग्राउंडेड रहना है और अच्छे से आपको आंकलन करना है अपनी स्थिति को, किस प्रकार की स्थिति आप फ्यूचर में या भविष्य में फेस करने जा रहे हैं। तो उसमें आप एक स्टडी के लिए अपना समय निकालें, आकलन के लिए अपना समय निकालें, निवेश के लिए ना रहे तो बेहतर रहेगा। निवेश अगर आपको करना है तो 29 मार्च का समय के बाद से लेकर 18 मई के बाद का जो समय है उसके बाद ही आप डिसाइड करें तो बेहतर है। अब राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अगर मई की बात की हम बात करें तो शुरुआत तो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देखी जा सकती है जो बाद में भी आपको देखने को मिलेगी। अगर मध्य जनवरी से लेके मध्य फरवरी की हम बात करेंगे तो थोड़ा सरकारी क्षेत्र से अवरोध का सामना करना पड़ सकता है या कुछ कानूनी अड़चन आपको देखने को मिल सकती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। उसके बाद मध्य फरवरी से लेके मध्य मार्च तक आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पर क्योंकि राहु यहाँ पे आपके आ जाएंगे और शनि जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे जो सप्तम के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा विकट समस्या देखने को मिल सकती है। अब अष्टम भाव में आके कहीं ना कहीं कोई ग्रह आपको अचानक कुछ परिवर्तन दे सकते हैं, कुछ गिरावट भी दे सकते हैं, कुछ ऐसी बात भी दे सकते हैं जिसमें आपको कुछ बंद करना पड़े या कुछ प्रोजेक्ट आपका रुक जाए या उसको बंद करना पड़े, तो इस प्रकार की कुछ समस्या देखी जा सकती है। तो अगर मई के बाद का जो समय थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है और ये कह सकते हैं कि शनि आपके लंबे समय तक रहेंगे, 2.5 साल तक आपके यहाँ अष्टम भाव में रहेंगे। तो जो भी निवेश करना है बहुत ही सोच समझ के करना है और जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी दिखा सकता है, बड़े बड़े सपने दिखा सकता है, बड़े बड़े निवेश की तरफ आपको आकर्षित कर सकता है। रिस्की प्रोजेक्ट से आपको दूर रहना है क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। हो सके तो आप वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर अच्छे से काम करें, उस पर फोकस बना के चले। आपको एकदम से ये तो नहीं कहेंगे गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी बहुत संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। शनि अष्टम भाव में बैठ के आपके बिजनेस को, आपके उसकी ग्रोथ को काफी हद तक, उसकी गति को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव के स्वामी एकादश भाव में भी जा रहे हैं बृहस्पति 14 मई को, तो ये अचानक लाभ के संकेत भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं अचानक गिरावट के संकेत भी आपको देखने को मिलेगा। पर क्योंकि राहु गुरु चंडाल के योग में रहेंगे और बृहस्पति गुरु चंडाल योग में रहेंगे तो भी आपको कुछ अवरोध देखने को मिलेगा, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में। तो कुछ फाइनेंस को लेकर भी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। केतु आपके लगन भाव में आ जाएंगे तो आपको उसके बाद अगर हम बात करें 18 मई के बाद शेयर मार्केट से कुछ अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकती है, अच्छी गति आपको देखने को मिल सकती है, बेहतर विकल्प आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अगर आप इंश्योरेंस के रिलेटेड बिजनेस में हैं या कुछ आप अपने कंसल्टेशन के बिजनेस में, तो उसमें भी आपको सुधार थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है। कुछ आप उसमें काफ़ी अच्छे से आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, एफर्ट डालना पड़ सकता है, तो ही कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि आपकी द्वितीय भाव में रहेगी और आपके इसके अलावा आपके दशम भाव में भी रहेगी। तो नौकरी पेशा लोग हैं या व्यवसाय में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको मई के बाद का जो समय थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। ये आपके करियर के लिए थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी दे सकता है, अस्थिरता दे सकता है, तो इसके लिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो 2025 अगर मई के बाद अंत हम बात करें तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है। इनफैक्ट अगर हम कहें तो
जो शनि है 2.5 साल तक यहाँ रहेंगे, तो ये समय लंबे आपको देखने को मिलता है, तो शनि का उपाय को जरूर करना है। इसके अलावा हम अगर प्रेम संबंध को समझे तो देखिए, प्रेम संबंध के लिए अगर पंचम के स्वामी की हम बात करें तो आपके बृहस्पति या दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी को ये मार्गी भी हो जाएंगे। आप लोगों के बीच में जो तनातनी बनी उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तब तक सूर्य जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो एक प्रकार से जब सूर्य पंचम भाव से संबंध बनाता है तो एक ईगो क्लैश अहम की वजह से एक घर्षण आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। एक संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है जो कि आपके संबंध को काफी हद तक प्रभावित करती है, डैमेज भी कर सकती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अहम की वजह से भी कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कम्युनिकेशन के स्वामी बुध है आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, ये आपकी शुरुआत करेंगे सूर्य के साथ, तो इसी वजह से आप अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर अड़ग रहेंगे। किसी के साथ कोई समझौता या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे तो कुछ आपको शुरुआत में सुधार देखने को मिलेगा। मेन जो शुरुआत आपको देखने को मिलेगा 14 मई के बाद। 14 मई के बाद बृहस्पति आपके दशम में आएंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव में पड़े, एकादश भाव में, तो लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपको आपके संबंध में जुड़ाव देखने को मिलेगा, मेच्योरिटी देखने को मिलेगी, ठहराव देखने को मिलेगा। साथ ही किसी मित्र का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा या किसी बड़े भाई बहन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करने में आपकी सहायता या आपका सहयोग करेंगे। इनके सहयोग के और सहायता और परामर्श के बाद आप अपने रिश्ते में एक मजबूती, एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। साथ ही अपने रिश्तों को लेकर आप भविष्य की भी कुछ कल्पना कर सकते हैं, कुछ अपने विचार कर सकते हैं, विवाह की चर्चा भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप विवाह की चर्चा वैसे भी कर रहे हैं अपने परिवार के साथ तो भी थोड़ा सा आपको संघर्ष की चीज देखने को मिल सकती है, लेकिन विवाह का जो चर्चा है वो सफल रह सकती है क्योंकि यहाँ पे शुक्र की युति रहेगी शनि के साथ, तो लंबा समय लगेगा, विलंब देखने को मिलेगा। तो 29 मार्च से पहले का जो समय रहेगा वो बढ़िया रहेगा, तो उसमें अगर विवाह अगर संपन्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद का समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि शनि फिर आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में राहु के साथ। सप्तमेश की युति अष्टम भाव में राहु के साथ एक श्रापित योग का निर्माण करेगी। ना सिर्फ श्रापित योग का बल्कि यहाँ पे अष्टम भाव में बैठ के इसके गुणों को भी प्रभावित करेगी। इस रिश्ता हो सकता है कि अगर आपका रिश्ता कंफर्म हो गया तो आगे जाके वो टूट सकता है, तो ये भी देखा जा सकता है। तो एक कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि अष्टम भाव में बैठ के कोई भी ग्रह अचानक परिणाम देते हैं, गिरावट देते हैं, तो इसकी वजह से भी एक समस्या देखी जा सकती है। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। विवाह की चर्चा अगर पहले करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा 29 मार्च से पहले। उसके बाद मई के बाद अगर हम बात करें तो विवाह के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। तो फिर राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तमेश अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ये आपके रिश्तों के लिए काफी भाग दौड़ कराएगा। बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा। जहां पे भी आप अगर रिश्ता जोड़ना चाहने वहां संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। दूसरे पार्टी की तरफ से भी कुछ खास सपोर्ट आपको सहयोग देखने को नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप समझौते के तौर पर अगर आप जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। केतु राहु जब भी सप्तम भाव से संबंध बनाती है तो रिश्ते में ठहराव में बहुत ज्यादा कमी लेकर आते हैं। रिश्ते में ठहराव नहीं होने की वजह से रिश्ता टूट जाता है और इसकी वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो विवाह बंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको सोचने समझने के लिए आपको समय ले सकते हैं और अगर आपका काम नहीं भी हो रहा है तो उसके लिए जल्दबाजी ना दिखाएं। बाद में परेशान होने से अच्छा तो अभी आप थोड़ा सा आप धैर्य भाव में रहें। अब विवाहित दंपति के लिए अगर हम बात करें तो सप्तम भाव में जो है शनि और शुक्र की शुरुआत होने जा रही है, तो काफी अच्छी है। आप लोगों के बीच में एक अच्छा सौहार्द देखा जा सकता है, एक अच्छा अपनापन देखा जा सकता है, एक बेहतर अलाइनमेंट आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। पर जैसे ही शनि 29 मार्च को आपके अष्टम भाव में आएंगे और यहाँ पे राहु की स्थिति बनाएंगे, तो ये जो समय 29 मार्च लेके 18 मई का है, बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको आपके किसी रिश्तेदार के थ्रू या ससुराल पक्ष के थ्रू कुछ दखलंदाजी देखने को मिल सकती है। उनके कारण समस्या थोड़ी सी भी होगी तो विकट बन सकती है। यह विकट समस्या बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले सकती है, तो मैं आपको सावधान कर रही हूँ। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपके विवाहित जीवन के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण रह सकता है। परिवार के सपोर्ट में कमी देखने को मिल सकती है। परिवार में आपसी रंजिश देखी जा सकती है जिसकी वजह का असर आपके विवाहित जीवन पर देखने को मिल सकता है। तो सावधान रहें। उसके बाद भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं सुधार आपको देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि राहु आपके सप्तम में आ जाएंगे, पृथक हो जाएंगे शनि से फिर भी, क्योंकि आपके जो सप्तम प्रभाव है वो आपके राहु प्रभाव में होगा, सप्तमेश अष्टम भाव में होगा। तो ये कह सकते हैं 2025 मई के बाद 2025 में मई के बाद हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण समय रहने वाला है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। साथ ही आपके जीवन साथी के लिए भी थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। संतान की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाली है और आपका प्रयास निश्चित तौर से सफल रहेगा।
4 फरवरी के बाद इसको थोड़ी और मजबूती देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जैसे ही 14 मई को बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाएंगे तो और अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, पर क्योंकि आपका माहौल आपके पक्ष में नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आपके गुरुचंडाल योग में रहेंगे और सप्तम भाव में राहु का प्रभाव रहेगा। तो जब तक आप लोगों के बीच में आपके संबंध सही दिशा में नहीं होंगे तो आप अपने भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं, परिवार को बढ़ाने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको एक दूसरे को सहयोग करके चलना होगा। गलत फहमी को दूर करें और क्लैरिटी बना के चले तो बेहतर रहेगा। किसी दूसरों की बातों में आकर किसी से सलाह लेके अपनी पर्सनल बातें किसी से कहकर किसी से सलाह लेना, ये आप बिल्कुल बंद करें। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपस में डिस्कस करके सॉर्ट आउट करें, बजाय इसके कि इसको दूसरों के साथ डिस्कस करें, ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। ये बहुत ही कारगर उपाय, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इससे आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप चाहें तो बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लें, बल्कि आपको करना ही चाहिए। आप उनका रिस्पेक्ट करें, किसी प्रकार के वाद विवाद तर्क वितर्क ना करें, उनका अपमान ना करें। पंडित पुरोहितों का पैर छू के आशीर्वाद लें और गुरुओं का सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, उनकी कोई भावनाओं को हर्ट ना करें। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो हाथ जोड़ के वहाँ से चले जाएं। ऐसा करने से आपके बृहस्पति थोड़ा आपके मजबूती उनको मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे भी आप गुरु का अपमान करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करते हैं, या पंडित पुरोहित का अपमान करते हैं या वाद विवाद तर्क करते हैं, तो ये आपके बृहस्पति को कमजोर कर देता है। तो ये आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। साथ ही जो मैंने आपको बीच में उपाय बताया, राहु केतु का भी आप उपाय कर सकते हैं। राहु केतु की दशा अगर आपकी चली, खासकर राहु की दशा आपकी चल रही है, तो आप सिद्धि कुंज का स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 18 मई को। केतु के लिए आप गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं, इससे अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। आप गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा कारगर उपाय है। गाय की सेवा जरूर करें। तो दर्शकों, ये उपाय निरंतर करें, पूरे वर्ष आप ये उपाय करते रहें और आप इसका परिणाम जरूर देखने को पाएंगे। और इसकी वजह से भी थोड़ा आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी, ये निश्चित तौर से है। ये मैं आपको कह सकती हूँ पूरे चैलेंज के साथ। तो आप इसे उपाय को श्रद्धा विश्वास के साथ पूरे वर्ष करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्ण।